चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी थ्योरी ऑफ सप्लाई, पूर्ति का सिद्धांत। अभी तक आप मेरे साथ डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। देखो, जो डिमांड है वो डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है जी एक कस्टमर, मतलब कि ग्राहक की बात की जाती है। लेकिन जब बात की जाती है किसकी? सप्लाई की, तो सप्लाई कौन करता है? ध्यान रखिएगा, सप्लाई कस्टमर नहीं करता। सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई जो है आपका शॉपकीपर करता है, विक्रेता कह देते हैं जिसे आप, दुकानदार कह देते हैं जिसे आप, ठीक है। सेलर है जो, वो क्या करता है? मार्केट के अंदर सप्लाई करता है, मतलब कि जो चीज़ों को बेचने वाला होता है जी आपका। अब सप्लाई को समझने से पहले दो छोटी छोटी बातें हैं वो आप समझिए यहाँ पर ध्यान से। देखिए, टर्म है आपकी स्टॉक, यहाँ से हम समझेंगे बड़े अच्छे से कि सप्लाई क्या होती है हमारी। बट उससे पहले स्टॉक आप समझिए अच्छे से, स्टॉक क्या है जी आपका। देखो, मैं ये पेपर वेट बनाता हूँ जी, ठीक है। क्या है जी? मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, काम है क्या? पेपर वेट बनाना और आगे इसको मार्केट में सेल करना। होलसेल का बिजनेस है जी, रिटेल में बिजनेस नहीं करते जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया जी? पेपर वेट बनाई। मेरी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ पेपर वेट का, वो हुआ कितना जी? 20,000 पेपर वेट, ठीक है। होलसेल का बिजनेस है, मार्केट में इसको सेल करते हैं कितने का? 7 रुपीज़ का। और इसको बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट आती है हमारी कितनी? 6 रुपीज़ पर यूनिट। वो थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है, 1 रुपये का मार्जिन है, कोई ज़्यादा नहीं है जी, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे पास कोई मेरा फ्रेंड आया, बोला जी यार हिमांशु, तो मैंने सुना आप पेपर वेट बनाते हो। बिल्कुल बनाते हैं जी, तो मुझे कुछ पेपर वेट चाहिए जी आपसे। बिल्कुल ले जाइए, अपना तो बिजनेस ही यही है। कितने का लगाएंगे? देखो, होलसेल का बिजनेस है जी, कोई अपना कोई मोटा प्रॉफिट तो होता नहीं ज़्यादा। 7 रुपये का लगेगा जी आपको। नहीं नहीं यार, मैं तो तेरे से 5 रुपये में लूंगा। अब मुझे बताइए, क्या मैं उसको 5 रुपये में पेपर वेट सेल करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 रुपीज़। और 1 रुपये बड़ा जेनवन मार्जिन है, कुछ ज़्यादा नहीं है जी, ठीक है। क्या करूंगा मैं? 7 रुपये पर ही मैं बेचूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बेच सकता जी आपको, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अपना 7 रुपये लेने हैं जी, हमने आपसे बात खत्म। अब उसने बोला क्या? नहीं नहीं यार हिमांशु, ये तो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो आप मत लीजिए मुझसे, बात खत्म। चलो, फिर उसने देखा अभी बात तो नहीं बन रही। चलो ऐसा कीजिए, आप मुझे 7 रुपये पे दे दीजिए। कितने पेपर वेट चाहिए? आप मुझे पेपर वेट दे दीजिए 25,000। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है? 20,000 का। क्या मैं उसको 25,000 पेपर वेट दे सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। बट यही अगर वो मुझसे मांगता कितने पेपर वेट? 15,000, तो क्या मैं उसको 50,000 पेपर वेट दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था। तो कहने का मतलब है, जितना आपका प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन तक आप मार्केट में क्या कर सकते हैं? चीजों को बेच सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बेच। प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन तक आप मार्केट में क्या कर सकते हैं? चीजों को बेच सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। तो यहां से एक चीज समझिए बड़े ध्यान से, सप्लाई क्या होती है? सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट होती है जिससे एक सेलर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है। सो आपको मीनिंग थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर आपकी, देखिए ध्यान से। देखो, 3 बातें यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है। कौन कौन सी? बोले, एक तो फिक्स प्राइस रहेगा जी आपका, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स टाइम, निश्चित कीमत, निश्चित मात्रा और निश्चित समय। अब क्या कहना चाहते हैं पॉइंट, हमें देखो ध्यान से। बोले, जब एक विक्रेता समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? पूर्ति कहते हैं। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर टू दोस क्वांटिटीज, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टोटल में से उन क्वांटिटीज की जो मैं बेचने के लिए उसकी बात की जा रही है। दोस क्वांटिटी of the commodity that a seller is ready to sell at different possible prices at a given time। एक फिक्स टाइम के ऊपर आप अपने पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जितने यूनिट बेचने को रेडी हो जाते हैं, वो कंटेंट आपका क्या कहलाता है जी? वो आपकी सप्लाई कहती है। तो यह 2 बातें जो आपने देखी थी, स्टॉक और सप्लाई। तो स्टॉक, तो देखिए स्टॉक क्या है? स्टॉक वो टोटल क्वांटिटी है जो आपने अपने पास प्रोड्यूस करके रखी हुई है। और सप्लाई क्या है? उस टोटल क्वांटिटी का कितना पार्ट आप मार्केट में सेल करने के लिए क्या हो गए हैं? रेडी हो गए हैं जी आपका। तो ऐसी चीज हमें क्लियर होगी क्या, हमारी जो सप्लाई है वो कहां से डिराइव हो रही है? वो स्टॉक से डिराइव हो रही है। कहने का मतलब, अगर स्टॉक होगा तो सप्लाई होगी, अगर स्टॉक नहीं है तो सप्लाई हो ही नहीं सकती। सोचो, अगर मैंने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो मार्केट में मैं सेल क्या करूंगा? ठीक है। और एक चीज और आपको बड़े ध्यान में रखनी है, क्या? हमारा जो स्टॉक है वो सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम उतना ही मार्केट में सेल कर सकते हैं जितना हमारे पास प्रोडक्शन है। क्लियर है कि ये चीज हाँ। एक जो लास्ट पॉइंट, सप्लाई जो है स्टॉक के बराबर हो सकती है या उससे
कम हो सकती है, लेकिन कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकते जी। आगे हम स्टडी कर रहे हैं सप्लाई शेड्यूल के बारे में। क्या है सप्लाई शेड्यूल के बारे में, देखो उसको ध्यान से। जिस तरह से आपने डिमांड की शेड्यूल सेट करी थी, एज इट इज अब हमें क्या करना है, सप्लाई के रिगार्डिंग शेड्यूल अपनी सेट करनी है। तो ये जो शेड्यूल है हमारी क्या है, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे आपने डिमांड की शेड्यूल बनाई थी, एज इट इज सप्लाई की शेड्यूल है, बस एक ही यहाँ पे पॉइंट चेंज होगा, क्या वहां नेगेटिव रिलेशनशिप होता था, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप, सोचो ध्यान से। देखो जब आप डिमांड करने के लिए जाते हैं मार्केट में, आपकी मेंटालिटी क्या होती है, हमें चीज सस्ती मिले, ठीक है जी, बड़े चीप प्राइस पर आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, मतलब कि कम से कम आप पे करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप उससे सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है किसकी, सप्लाई की, ध्यान रखिएगा, अब आप कस्टमर नहीं है, अब आप एक कौन है, आप सेलर हैं, यहाँ पर आप शॉपकीपर हैं, दुकानदार है जी। आप यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, आपकी चीज महंगी बिके या सस्ती बिके मार्केट में, तो जितनी ज्यादा महंगी बिकेगी उतना ज्यादा आपका मार्जिन होगा। तो आपकी जो मेंटालिटी रहेगी क्या, ज्यादा से ज्यादा आपको प्राइस रिसीव हो किसी भी चीज के लिए, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा मार्केट में क्या होगी जी, आपकी सप्लाई होगी। देखो कैसे वर्क करेगी। तो पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं अपना कौन सा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। देखो अपने नाम में सजेस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल, मतलब किसी पर्सन को टारगेट करेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक पर्सन को टारगेट किया, कौन है जी पर्सन, वो ए। अब उसकी सप्लाई हम टारगेट करके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा ध्यान से। मार्केट में कोई प्रोडक्ट का प्राइस है जी 1, उस कस्टमर उसने सेलर ने सप्लाई करी मार्केट में कितनी, 1 यूनिट की, प्राइस इंक्रीज हो गया जी। ध्यान रखिएगा जब आप डिमांड की बात करते हैं, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। लेकिन जब हम सप्लाई की बात करें, आप एक शॉपकीपर, आप एक दुकानदार हैं यहाँ पर, आप क्या चाहेंगे कि आपकी चीज महंगे से महंगी बिके, तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा मार्केट में आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्राइस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी सप्लाई भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। कहने का मतलब प्रोडक्ट के प्राइस में और उसकी सप्लाई में कैसा है जी, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जी साहब। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला पॉइंट हम कवर करेंगे वो क्या है जी, हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बाजार पूर्ति तालिका। देखो क्या है, मार्केट में बहुत सारे सप्लायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही सप्लायर को आपको टारगेट करके चलना है। और हमें एक एग्जम्पशन लेकर चलता है क्या, ये 2 सप्लायर की जो नेचर है वही पूरी मार्केट के सप्लायर्स की क्या है, नेचर है जी आपकी। अब समझिए इसको ध्यान से। देखो मार्केट में हमने प्रोडक्ट का प्राइस रखा जी 1। अब ये सप्लायर है वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है कितनी, 1 यूनिट की, लेकिन बी सप्लायर मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा। क्या है ये और क्यों है ये, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में देखो फतेहाबाद की बात करो ना, अगर स्वीट शॉप की बात की जाए, एक जाना माना नाम है कौन सा, थाराराम स्वीट्स द्वार चौक के अंदर जी आपका, ठीक है। और दूसरी तरफ जीटी रोड पे कौन है जी, ओम बीकानेर स्वीट्स वाला जी। अब आप गए जी उनके पास, हमने बात करी किसकी, गाजर पाक की, ठीक है। अब हुआ क्या, ओम बीकानेर वाला गाजर पाक देता है मार्केट में 450 रुपया पर केजी, ठीक है, लेकिन थाराराम वही गाजर पाक देता है मार्केट में 500 रुपए किलो। जब बात आती है किसकी, 450 रुपए की, तो ओम बीकानेर वाला क्या कर रहा है जी, गाजर पाक सेल कर रहा है मार्केट में, लेकिन थाराराम वहां पर मार्केट में गाजर पाक सेल नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं गुलाब जामुन की, ओम बीकानेर वाला 12 रुपए में पर पीस गुलाब जामुन दे रहा है, लेकिन थाराराम वही गुलाब जामुन दे रहा है 15 रुपए पर पीस के अंदर। क्यों दे रहा है ऐसा, देखो ओम बीकानेर वाले का क्या है, अभी काम थोड़ा सा कम है, अभी तो फिर भी थोड़ा पुराना हो गया वो, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब वो आया था तो उसको मार्केट में क्या करना था, अपनी एक पहचान बनानी थी। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं थाराराम का काम ज्यादा है किससे, ओम बीकानेर से। तो हुआ क्या यहाँ पर, थाराराम वाला क्या बोल रहा है, अपने को सस्ते बेचने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों, लेकिन बीकानेर वाला सस्ता क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको मार्केट में अपनी पहचान बनानी है। तो वही चीज यहाँ पर है, देखो ये आप लगा सकते हैं बीकानेर वाला, यहाँ पर बी को आप लगा सकते हैं थाराराम स्वीट्स। अब 1 रुपए प्राइस है, ए सप्लाई कर रहा है, लेकिन बी उस प्राइस पे सप्लाई नहीं कर रहा मार्केट में। जैसे कि थाराराम 450 रुपए में गाजर पाक मार्केट में नहीं बेच रहा, बोला 500 होगा तो मैं बेचूंगा, 450 में मैं नहीं बेचूंगा इस चीज को। तो मार्केट की सप्लाई क्या होगी, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी जी, 1। देखो जी 1, देखो प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 2। अब ए क्या कर रहा है, 2 यूनिट की सप्लाई कर रहा है। अब गाजर पाक देखो बीकानेर वाला 450 रुपए में बेच रहा था, जब सपोज करो ये 500 हो जाएगा, तो इसकी कोशिश ये रहेगी कि मैं और ज्यादा बेचूं, क्योंकि मार्जिन मेरा बढ़ गया। और थाराराम क्या करेगा, इस 500 रुपए भी बेचना स्टार्ट करेगा मार्केट में भी। तो हुआ क्या, बी की सप्लाई कितनी है जी 1, तो ऑल ओवर मार्केट की सप्लाई कितनी हो जाएगी 3। प्राइस और इंक्रीज हुआ, ध्यान रखिएगा दोनों की इंडिविजुअल सप्लाई तो इंक्रीज होगी, साथ साथ मार्केट की सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ए की सप्लाई कितनी हो जाएगी 3, बी की सप्लाई कितनी हो जाएगी 2, ऑल ओवर मार्केट की सप्लाई 5।
प्राइस हुआ जी 4, ए की सप्लाई कितनी होगी 4, बी की 3, दोनों को ऐड किया तो मार्केट की सप्लाई 7 और प्राइस हो गया जी 5। ए की सप्लाई कितनी हुई 5, बी की सप्लाई कितनी हुई 4 और दोनों की मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई जी 9। ये है जी आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सप्लाई कर्व। क्या होता है ये सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र जिसको आप कहते हैं। जो आपने सप्लाई शेड्यूल अपना बनाया है वो सप्लाई शेड्यूल का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर देना क्या कहलाता है जी आपका सप्लाई कर्व कहलाता है जी आपका। तो क्या है वही 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवाइड में बनाया करते थे इस चीज को। इंडिविजुअली सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। देखो इंडिविजुअली सप्लाई कर्व जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है किसको टारगेट कर रहा है, किसी एक सप्लायर की मार्केट में सप्लाई को टारगेट कर रहा है कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एक सप्लायर मार्केट में किन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने वाला है, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है वो चीजों की। ठीक है, तो देखो ये जो अभी आपने शेड्यूल बनाया था इसी शेड्यूल के बेस पर क्या करेंगे जी हम ये कर्व सेट करेंगे अपना। देखो ध्यान से, प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है जी 1। यहाँ पे टारगेट किया हमने किसको, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, ए की सप्लाई है तो ए का ही किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर कर्व सेट कर रहे हैं जी हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हाईलाइट कर दो इस चीज को, किसका है जी ए सप्लाई कर्व सेट कर रहे हैं जी हम यहाँ पर। ठीक है, देखो ध्यान से, प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है 1, दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना। प्राइस हुआ 2, सप्लाई कितनी होगी 2। प्राइस 2 है तो सप्लाई कितनी है जी आपकी 2। प्राइस हुआ 3, सप्लाई कितनी हो जाएगी 3। प्राइस हुआ 4, सप्लाई कितनी हो जाएगी 4। मिला दीजिए पॉइंट्स को। और उसके बाद प्राइस हुआ 5, सप्लाई भी कितनी होगी जी 5। देखो जी पांचों पॉइंट आपके पास आ गए। अब करना क्या है, स्केल की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को आपस में आपको क्या कर देना है, मिला देना। जब आप बिल्कुल स्केल से बनाएंगे बिल्कुल ही मिड में एक लाइन जाएगी जी आपकी, ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी सप्लाई। तो ये क्या बन गया जी आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन गया जी आपका। सेकेंड पॉइंट है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। और मार्केट सप्लाई कर्व कैसे वर्क करेगा आपका, आपने मार्केट सप्लाई जो शेड्यूल बनाया है इसी का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर देना आपको। देखो ध्यान से, पहला काम आपको क्या करना है, दोनों सप्लायर की इंडिविजुअली सप्लाई कर्व को यहाँ पर सेट करना है आपको। फिर दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या बनाएंगे जी अपना मार्केट सप्लाई कर्व सेट करेंगे। कैसे होगा देखो ध्यान से, पहले पर्टिकुलर एक सप्लायर को टारगेट करो, यहाँ पर ए को टारगेट किया जी हमने यहाँ पर। देखो यहाँ से प्राइस 1 है, ए की सप्लाई कितनी है जी 1। प्राइस 1, ए की सप्लाई 1। अभी जो कर्व हम पीछे बना के आए जी अपना, प्राइस 2, सप्लाई कितनी हो गई जी 2। प्राइस हुआ 3, सप्लाई कितनी हो गई जी 3। प्राइस हुआ 4, सप्लाई कितनी हो गई 4। और प्राइस हुआ 5, सप्लाई कितनी हो गई 5। मिला दिया जी सभी पॉइंट्स को हमने आपस में। ये किसका बन गया जी, ए का सप्लाई कर्व बना जी यहाँ पर। अब क्या बनाना है आपको, बी का सप्लाई कर्व बनाना है। कैसे वो करेगा, देखो प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है 0। देखो प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है 0, यही खत्म कर देना है इसको। प्राइस 2 हुआ तब सप्लाई कितनी है 1 यूनिट की है, बस ये चीज ध्यान रखना है थोड़ी आपको। प्राइस 2 हुआ तब सप्लाई कितनी हुई आपकी 1 हुई है यहाँ पर। प्राइस हुआ 3, सप्लाई कितनी आपकी 2। प्राइस हुआ 3, सप्लाई कितनी होगी जी आपकी 2 हो गई। यहाँ पर कर दीजिए इसको 2। ठीक है, यहां से हम बना रहे हैं इसको। प्राइस हुआ गया आपका 4, सप्लाई कितनी होगी जी 3। प्राइस हुआ 4, सप्लाई कितनी होगी है जी हमारी 3। मिला दीजिए इसको। और प्राइस हुआ 5, सप्लाई कितनी होगी है जी हमारी 4। मिला देना इन पॉइंट्स को। ये क्या बन जाएगा जी आपका बी का सप्लाई शेड्यूल बन गया। अब इन दोनों को ऐड करके हमें क्या बनाना है, मार्केट का सप्लाई शेड्यूल बनाना है। कैसे वो करेगा, देखो प्राइस 1 है, मार्केट की सप्लाई कितनी है 1। प्राइस 1, मार्केट की सप्लाई 1। प्राइस 2, मार्केट की सप्लाई कितनी है 3। प्राइस 2 हुआ तो मार्केट की सप्लाई है जी 3। प्राइस हुआ 3 तो मार्केट की सप्लाई कितनी है 5। मिला दीजिए इन पॉइंट्स को। प्राइस हुआ 4, मार्केट की सप्लाई 7। प्राइस हुआ 5, मार्केट की सप्लाई कितनी है जी 9। सभी पॉइंट्स आपस में मिला दीजिए। ये क्या बन जाएगा जी आपका मार्केट सप्लाई। चलिए जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्ति फलन या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, सप्लाई फंक्शंस या कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को क्या करेंगे जी इंपैक्ट करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है पढ़ते हैं उनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या है इसके अंदर, जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऐसे डाउन होगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगी आपकी डाउन हो जाएगी। कहने का मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर आपको दिखा देना है, किसके बीच में, प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में। सेकंड पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ द फर्म्स, फर्मों की संख्या। क्या है इसके अंदर, समझो बड़े ध्यान से।
देखो आप सबके घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है जी, या तो वो आएगा इंडियन का या वो आता है जी भारत गैस का। क्या इसके अलावा कोई और भी गैस आपके घरों में आता है? बिल्कुल नहीं आता जी। अब होता क्या है, समझना इस चीज को ध्यान से। अब इन सिलेंडरों के ऊपर इतना बड़ा तामझाम होता है, पहले आप कुछ पे करते हैं, फिर कुछ एक पार्ट आपके जो आपने पे किया है उसका कुछ एक पार्ट आपके बैंक अकाउंट में वापस आता है एज ए सब्सिडी। ये इतना तामझाम किस लिए किया जाता है? क्योंकि मार्केट में ये जो फर्में है ये लिमिटेड है, मार्केट में अनाप शनाप फर्में नहीं है जो एलपीजी आपको सप्लाई करती है मार्केट में। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा फर्में हो जाएंगी, फर्मों की जो साइज है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, तो मार्केट में वैसी बात है सप्लाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में क्या है, फर्में लिमिटेड है, तो मार्केट में सप्लाई भी क्या रहेगी जी आपकी, लिमिटेड रहेगी। थर्ड हमारा पॉइंट है गोल ऑफ द फर्म, फर्म का जो उद्देश्य है। मुझे एक बात बताइए, मार्केट में सबसे पहले जो 4G लॉन्च किया वो किसने किया? वो लॉन्च किया जी एयरटेल कंपनी ने, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लोगों की जुबान पे चढ़ा वो तो जियो चढ़ा जी। क्यों? समझते हैं इसको ध्यान से। हर कंपनी का क्या होता है, अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक मोटिव होता है, गोल होता है उसका। तो किसी का हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, किसी का हो सकता है सेल मैक्सिमाइज करना है, कोई अपने लाभ अधिकतम करना चाहता है, कोई बिक्री अधिकतम करना चाहती है। तो जो एयरटेल कंपनी है उसकी मेंटेलिटी क्या है, हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और लाभ हमें ज्यादा से ज्यादा कमाना है। तो उस मोमेंट पर वो क्या करते हैं, उनका एक ही मकसद है, मार्केट में सप्लाई भले ही कम करो लेकिन लिमिटेड कस्टमर ऐसे हो जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाए। दूसरी तरफ हम बात करें कि इसकी रिलायंस इंडस्ट्री की जो जियो की सिमें बांटेगी, इनका मकसद एक ही था, क्या? अब मार्केट में सेल को बढ़ाओ अपनी, हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, प्रॉफिट का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो जिसका मकसद क्या, मार्केट में सेल को मैक्सिमाइज करना, उसकी सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में, और जिसका मकसद है मार्केट में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसकी सप्लाई क्या होगी जी, मार्केट में कम होगी आपकी। समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। देखो जी फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन। देखो पहले जो हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारी जो मशीनें हैं बहुत पुराने जमाने की लगी हुई हैं, प्रोडक्शन बहुत लो लेवल का होता है जी हमारा। लेकिन हमने क्या किया, अगर हमने टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, जो मॉडर्न टेक्निक्स है हमने उनको अडॉप्ट किया, तो जैसे ही वो मॉडर्न टेक्निक्स आई हमारे बिजनेस के अंदर, तो हुआ क्या, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत क्या हुआ, इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है जी हमारा, मतलब बहुत हैवी प्रोडक्शन हो रहा है हमारी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना मार्केट में सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है जी हमारा प्राइस ऑफ इनपुट्स, या इसी को नाम दिया जाता है प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। देखो हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी आपको फैक्टर्स चाहिए, अब फैक्टर्स क्या बात आ जाएगी आपकी, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके 4 फैक्टर हम बेसिकली लेकर चलते हैं यहाँ पर। आगे जाकर आप समझेंगे इन चीजों को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इन चीजों में, अभी सिर्फ आप एक सिंपल सी बात ध्यान में रखिए। ये देखो, ये मैं पेपर वेट बना रहा हूँ, इसको बनाने में देखो मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए इसको बनाने के लिए, बिल्डिंग प्लाट यूनिट सब कुछ मुझे चाहिए। तो होगा क्या, अगर इन चीज़ों को बनाने के लिए जो मेरे सोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, अगर मार्केट में उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो भी सी बात है मेरे इस प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो मैं मार्केट में इसको बनाता था, इसको बनाने में पहले जो मेरी कॉस्ट आती थी वो आती थी जी 7 रुपए, और मैं इसको 10 में मार्केट में सेल करता था। अब इसको बनाने में जो कॉस्ट आती है वो आती है जी 8.5 रुपए, लेकिन मार्केट में कस्टमर इसको 10 से ज्यादा पे खरीदने को तैयार नहीं है। 11, 12, 13 जो भी हम प्राइस रखते हैं उसमें बिकेगी नहीं ये चीज हमारी, तो हमारे मार्जिन क्या हो गए यहाँ पर, कम हो गए। तो मार्जिन जब हमारे कम हो गए तो हम इन प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो होगा क्या, मार्केट में जैसे ही इन इनपुट्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, मार्केट में हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इन इनपुट्स के प्राइस डिक्रीज हो जाए तो मार्केट में हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बताइए जरा मुझे। अगर इनके प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो मार्केट में हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि हमारे मार्जिन बढ़ गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन चीजों। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति भी क्या करती है, सप्लाई को इम्पैक्ट करती है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपनी पॉलिसीज बनाती है उसे सप्लाई बहुत इंपैक्ट होती है। कैसे? देखो मैं कुछ प्रोडक्ट बेचता था जो फॉरेन से मंगवाता था जी मैं, ठीक है, चाइना से कुछ प्रोडक्ट आते थे जी मेरे, उसको मार्केट में हम सेल करते थे। आजकल तो चाइना वर्ड आते ही लोग बड़े गंदी निगाहों से देखते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही आपकी जैसे ही हूँ। तो क्या होता है, जैसे ही कोरोना आया तो चाइना से एक नफरत सी हो गई है। लेकिन एक पहले का मैं एग्जांपल रख रहा हूँ यहाँ पर, चाइना से मैं सामान मंगवाता था और आगे उसको मार्केट में सेल करता था। तो उसको वहाँ से कोई प्रोडक्ट आता था मेरा 90 रुपीज़ का, मैं उसको मार्केट में सेल कर देता था 100 रुपीज़ का। अब इस 90 में क्या था, 70 रुपीज़ तो चाइनीज जो पर्सन थे, कंपनी थी, वहाँ मुझे देना पड़ता था। 20 रुपीज़ गवर्नमेंट क्या करती थी, इस पर टैक्स लेती थी, वैसे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जी, ज़्यादा टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। अब 70 का तो प्रोडक्ट आ रहा है, अब गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले रही है कितने का, 28 रुपए का। मुझे प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, 98 में, और बेचूंगा मैं आगे कितने में, इसको 100 में। तो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट में
मुझे ये प्रोडक्ट को बेचने में कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में ऐसी चीजों की सप्लाई कम हो जाए, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या कर देती है, टैक्स इंपोज कर देती है। तो वहां पर होगा क्या, मैं फॉरेन से वो प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ, आगे बेच रहा हूँ, मुझे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा कि सप्लाई भी मार्केट में कम कर दूंगा। और अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्स जो है वो कम कर देगी, मुझे वो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा और मैं उसको मार्केट में ज्यादा सप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे मार्जिन भी क्या हो गया, बढ़ गए जी वहां पर आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला जो पॉइंट है, एक्सेप्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर, उत्पादकों की संभावनाएं। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो एक एक्सेप्टेशंस है वो भी सप्लाई को क्या करती हैं जी, इंपैक्ट करती हैं। जैसे करंटली हम एग्जांपल उठाएं प्याज को लेके, हुआ क्या मार्केट में, देखो जितने भी हमारे क्या है मार्केट में प्रोड्यूसर्स आप लगा सकते हैं, जो क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं प्याज का, जितने भी किसान भाई हमारे, तो उनको लगा सकते हैं आप। और कुछ एक जो मार्केट में हमारे आड़ती बैठे हैं सब्जी मंडी के अंदर, उनकी जो सोच है वो ये रहती है कि आने वाले टाइम में प्याज महंगा हो जाएगा, तो वो प्याज को क्या कर लेते हैं जी, स्टोर कर लेते हैं। कहने का मतलब ब्लैक कर लेना, किसी चीज की जमाखोरी कर लेते हैं। क्यों कि मार्केट में जब ये चीज महंगी हो जाएगी तब हम इसको बेचेंगे मार्केट में। तो जब आपकी एक उम्मीद है, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी है आपको क्या कि आने वाले टाइम में कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो करंट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई चीज सस्ती हो जाएगी, तो करंट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अगला जो पॉइंट है हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं टू टाइप्स में होते हैं, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं जी। तो फर्स्ट पॉइंट हम उठा रहे हैं यहाँ पर क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो हमारी प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, जिनको एक दूसरे की जगह पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, टी और कॉफी। अब समझो इस कुछ को ध्यान से, मार्केट में हमने 50 केजीज क्या किया, टी का प्रोडक्शन किया हुआ है, और 50 केजीज किसका प्रोडक्शन किया हुआ है, कॉफी का प्रोडक्शन किया हुआ है। टी का प्राइस है 200 रुपीज पर केजी और कॉफी का प्राइस है 300 रुपीज पर केजी। सोचो अगर मार्केट में टी के प्राइस क्या हो जाए जी, इंक्रीज हो जाए। लोग डिमांड क्या बोलता है आपको याद कीजिए जरा, प्राइस इंक्रीज होगा टी का तो क्या होगा, टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी मार्केट में, वैसी बात हो जाएगी। अब लोगों को चाय की जगह कुछ चाहिए, क्या मिलेगा जी, कॉफी। तो क्या होगा, एकदम से कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो यहां भी 50 किलो प्रोडक्शन थी, यहां भी 50 किलो प्रोडक्शन थी। अब कॉफी वालों को तो इस बात का नहीं पता था ना कि मार्केट में एकदम से टी के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एकदम से डिमांड बढ़ी, बट एट ए टाइम इतनी सप्लाई देने के लिए प्रोडक्शन तो नहीं था जिनके पास, तो एट ए टाइम कॉफी की सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। और अगर इसी का मैं अपोजिट कर दूं, प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉफी वालों को तो नहीं पता था कि टी वाले अपने प्राइस क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो उन्होंने प्रोडक्शन तो ज्यादा किया हुआ था, तो डिमांड क्या हुई, कम हुई, तो मार्केट में एक जो रिजल्ट आया, सप्लाई बढ़ गई, किस चीज की, कॉफी की। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या है जिसके अंदर, पेन और इंक। यहाँ एग्जांपल को रेट कर दीजिए आप, जो पहले जमाने में हम पेन चलाते थे ना, निब वाले पेन जिसमें शाई डला करती थी, इंक डलती थी, उसे रेट करके चलिएगा इस चीज को। देखो ध्यान से, एक तरफ पेन है, एक तरफ इंक है जी हमारी। अब मार्केट में सोचो पेन के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सोचो जब पेन ही नहीं बिक रहे, आप इंक किसको बेचेंगे, तो जैसी बात है इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इंक का प्रोडक्शन तो किया हुआ था मार्केट में, उन्हें तो नहीं पता था कि पेन के प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे, तो होगा क्या, इंक की सप्लाई मार्केट में क्या होगी जी, बढ़ जाएगी। और इसका अपोजिट कर दूं, पेन के प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, पेन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब पेन की डिमांड इंक्रीज होगी तो होगा क्या, इंक की डिमांड भी तो इंक्रीज होगी, तो एट टाइम सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक की कम हो जाएगी। बस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या सब्सिट्यूट गुड्स में एक प्रोडक्ट के प्राइस में और दूसरे की सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री में एक प्रोडक्ट के प्राइस में और दूसरे की सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होगा जी, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। सब्सिट्यूट में नेगेटिव रिलेशनशिप है और कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगला पॉइंट है जी हमारा, मार्केट डिमांड, बाजार मांग क्या है, ये भी इंपैक्ट करती है किसको, सप्लाई को। अब होगा क्या, मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम उसको बहुत ज्यादा बना के मार्केट में सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे मार्जिन भी अच्छे खासे होंगे। और सोचो किसी चीज की अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप उसकी सप्लाई करके करेंगे क्या, प्रोडक्शन करेंगे क्यों आप उस चीज के लिए। तो मार्केट डिमांड अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और अगर मार्केट डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी जी, आपकी कम होगी। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। अब यहाँ पर क्या है, इसको मैं एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो आप कभी वैष्णो देवी गए हो या कभी आप अमरनाथ गए हो, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा वो पहाड़ी इलाका है जी आपका। तो जैसे जैसे आप अपनी चढ़ाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा,
जो चीजें हैं वो आपको कम मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, वहां पर ऊपर चीजों को पहुंचाने के लिए खच्चरों की हेल्प ली जाती है, वहां पर गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती ऊपर, तो वहां पर चीजें कम मिलेंगी आपको, अगर मिलेंगी तो बहुत महंगी मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है जी वहां पर। अब होगा क्या, तो जहां पर यातायात के जो साधन है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है बहुत अच्छी है, वहां पर सप्लाई भी ज्यादा अच्छी होगी। जहां पर ये फैसिलिटी लो लेवल की है, कम है, वहां पर क्या होगी जी, सप्लाई भी कम होगी मार्केट में। अब सोचो आपकी ये ब्रेड ब्रेड डबल रोटी जो भी हम रूटीन में यूज करते हैं, इनके पीछे से गाड़ियां आती हैं जी, डेली आती हैं, फ्रेश माल आता है जी इनका। अब सोचो पीछे अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रुक जाए, किसी कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, ठीक है, अब रोड पे कोई जाम लगे, कोई भी प्रॉब्लम हुई वहां पर, तो जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी तब तक होगा क्या, आपको मार्केट में उस चीज की सप्लाई नहीं मिल सकती। और अगर वो फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो आपको नॉर्मल कंडीशन में क्या मिलेगी जी, सप्लाई मिलेगी इन चीजों की। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो क्या करते हैं जी, आपकी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। दैट्स इट। देखिए जी, टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। क्या है इस टॉपिक में, थोड़ा सा पढ़ते हैं इस मीनिंग को। बोले जी, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज देन इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीज। बोले जी, पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। देखो, आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, क्या था उसमें, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप एक कस्टमर है, वहां पर आप खरीदने वाले और आप क्या चाहते हैं, आपको चीज सस्ती से सस्ती मिले। लेकिन जब बात की जाती है लॉ ऑफ सप्लाई की, यहाँ पर क्या आप एक सेलर हैं, आप एक बेचने वाले हैं चीजों को, तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो क्या रहेगी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो महंगे से महंगा बिके, क्योंकि जितना महंगा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा क्या होगा जी, आपका बेनिफिट होगा। यहाँ पर क्या कुछ एक assumptions आपको लिखनी है, यहाँ पर assumption में क्या बात आ जाएगी, आपने मेरे साथ टर्म पढ़ी थी, कुछ एक फैक्टर्स थे जो लॉ ऑफ सप्लाई को इम्पैक्ट कर, जो लॉ ऑफ सप्लाई को हमारे इम्पैक्ट करते थे। कौन कौन से थे? आपने कुछ पॉइंट पढ़े थे। देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निक में जैसे ही चेंज होगा तो आपकी सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। आपकी फर्म का जो गोल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था, चाहे वो सेल मैक्सिमाइजेशन का था, वो पहले जैसा ही रहना चाहिए। आपका जो रेटेड गुड्स है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो सभी फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, यहाँ आपकी अजम्पशन बन जाएंगी। तो क्या होगा, एक टेबल आप सेट कर देंगे यहाँ पर। क्या होगा टेबल में, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या करते जाएंगे जी, हम इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब प्राइस में और सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अब दिखाते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बना दीजिए इसका डायग्राम। प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है 1, प्राइस 2 है तो सप्लाई कितना है 2, प्राइस 3 सप्लाई 3, प्राइस 4 सप्लाई 4 एंड प्राइस 5 सप्लाई 5। सभी पॉइंट्स को क्या करना जी, आपस में मिला देना। ये क्या बन जाएगा जी, इसका कर्व बन जाएगा। कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में और उसकी सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक सकारात्मक संबंध होता है। सीधी भाषा में कहें तो जो चीज जितनी महंगी होती जाएगी उतनी मार्केट में उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, और जितनी वो सस्ती हो जाएगी उतनी उसकी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका पॉइंट था जी लॉ ऑफ सप्लाई का। देखो जी, अगली टर्म है हमारी पूर्ति के नियम के अपवाद। कुछ एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई की। कहने का मतलब नॉर्मली लॉ ऑफ सप्लाई के आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ एक पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जहां पर क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई आपका फेल हो जाता है, जो इसकी एक्सेप्शंस बन जाती है। कहने का मतलब प्राइस डाउन होगा और सप्लाई क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। कीमत के कम होने पर पूर्ति बढ़ेगी जी आपकी। कैसे, देखते हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, ऐसी गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे फल फ्रूट है, सब्जी है, मिल्क, कई चीजें हैं जी आपकी। अब सोचो जो रेडी वाला है, आप कभी सब्जी लेने के लिए जाए मार्केट में, सुबह जो सब्जी आपको महंगी मिलती है शाम को वही सब्जी आपको सस्ती मिलती है। रीजन क्या होता है इसके पीछे? रीजन ये होता है कि उस रेडी वाले की एक मेंटालिटी होती है, क्या अभी मेरा ये प्रोडक्ट बिक तो रहा है इतने में, अगर कल तक ये रह गया तो कल तक ये भी नहीं बिकेगा, सारी की सारी सब्जी मेरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो शाम को क्या करता है, जो प्रोडक्ट सुबह वो 40 रुपए किलो बेच रहा था वही सब्जी वो शाम को बेच रहा है किसके ऊपर, 25 या 30 रुपए किलो पर। वो भी आवाज मार मार के आपको दे रहा है, आप ले जाइए इस चीज को। क्यों? अगर वो नहीं बेची गई तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वहां पर प्राइस कम करके भी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर आपका नीलामी की वस्तु, ऑक्शन थिंग्स है जी। कुछ आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी नीलामी की जाती है। सुना होगा आपने, टीवी वगैरह में आपने देखा भी होगा, जो बोली लगाई जाती है आपकी। बोलता है, सपोज करो कोई प्रोडक्ट बेचा गया, बोलता है 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3, तो जो वो उसकी बोली देता है वो प्रोडक्ट उसी का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीलामी है किसकी, आपने सुना होगा सलमान खान जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट है जी उनका, ठीक है। सपोज करो उसी की यहाँ पर बोली की जा रही है, नीलामी की जा रही है उसकी, ठीक है। तो सभी लोग उसकी बोली लगा रहे हैं वहां पर। अब शाहरुख खान साहब आए,
उन्होंने जब तक वो आए तब तक वो गैलेक्सी अपार्टमेंट बिक चुका था, लेकिन वहां पर आके शाहरुख खान साहब ने बोला क्या मैं आपको इतना ही पैसा और देने को तैयार हूं, मुझे एक और गैलेक्सी अपार्टमेंट दे दीजिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट तो क्या है जी, एक ही है। जिस चीजों की नीलामी हो रही है, बोली लग रही है जिन चीजों की, वो तो अपने आप ही यूनिक पीस ही होते हैं जी, ठीक है। वहां पर प्राइस को बढ़ाकर भी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। प्राइस बढ़े या प्राइस कम रहे, सप्लाई कैसी रहती है जी, उनकी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो यहां भी क्या होता है जी, लो ऑफ सप्लाई आपका फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं, गुड्स ऑफ सोशल डिस्ट्रक्शन। देखो कुछ एक आइटम ऐसी होते हैं जो ना आपके देश की एक सामाजिक धरोहर कहलाती हैं, जैसे कि आपके जो गांधी जी थे, जिनको बापूजी कहा जाता है, उनका क्या है, जैसे उनका चरखा है, उनका चश्मा है, ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो ना आपके पूरे नेशन के एक सिंबल को डिनोट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक सामाजिक धरोहर के रूप में ही आपके पास संभाल के रखी हुई है आपने इन चीज़ों को। जैसे साबरमती आश्रम में ये सब चीज़ें पड़ी हैं उनकी, तो सोचो क्या उनको बेचा जाएगा मार्केट में? कोई फॉरनर आके बोले मैं आपको इसके लिए इतना प्राइस देने को तैयार हूँ, इसकी सप्लाई और कर दो मार्केट में, तो उसकी सप्लाई नहीं हो सकती वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, लो ऑफ सप्लाई हमारा फेल है। प्राइस बढ़ाकर भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते आप उन चीज़ों की, ठीक है। अगला पॉइंट है इसके अंदर क्या, एग्रीकल्चर आउटपुट। कुछ एक तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड है, कुछ चीजें जो कृषि पर बेस्ड है आपकी। ऐसे में क्या है, देखते हैं इसको बड़े ध्यान से। सोचो क्या होता है, किसी साल अगर फसल खराब हो जाए, ठीक है, ओले पड़ गए, बारिश ज्यादा आ गई, कोई भी रीजन रहा उसके पीछे, वो फसल होगी जी खराब आपकी। हर साल क्या होता है, बोनस प्राइस होता है, मतलब कि 1 क्विंटल गेहूं के लिए, वीट के लिए आपको जो पे करना पड़ रहा है मार्केट में, सपोज करो वो है जी 2000 रुपीज। आप 2000 रुपये देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है जी, 1 क्विंटल गेहूं मिल जाता है वहां पर आपको। अब फसल होगी जी खराब, अब मंडियों में फसल आई नहीं बिकने के लिए। सरकार आपको बोले कि हम आपको 2200 रुपये देने को तैयार है या 2300 रुपये हम आपको देने को तैयार है, आप और फसल हमें ला के दे दीजिए और गेहूं आप ला के दे दीजिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि और गेहूं आने के लिए क्या है जी, आपको रुकना पड़ेगा जी 1 साल। 1 साल बाद ही नई फसल आ पाएगी जी आपकी, ठीक है। 6-6 महीने के गैप में हम अपनी फसलें उगाते हैं, तो क्या है, जितना टाइम उस फसल को उगने में लगेगा उस टाइम तक आप बाउंड है वहां पे आप प्राइस बढ़ाकर भी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था जी। फिफ्थ पॉइंट है जी आगे हमारा, पुराने स्टॉक की बिक्री करने के लिए, स्टॉक क्लियरिंग बोल सकते हो या आप इसका एक और नाम भी दे सकते हैं इंग्लिश के अंदर, क्या, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ फैशन। देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ना बहुत जल्दी फैशन में चेंज आने की वजह से ना मार्केट में बिक नहीं पाते हैं वो चीजें आपकी, जैसे फैंसी ड्रेसेस वगैरह आती हैं आपकी। तो होगा क्या, यहाँ पर जो सेलर है उसकी मेंटालिटी ये रहती है क्या, कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा ये बहुत जल्दी क्या होने वाला है, आउट ऑफ फैशन होने वाला है, कैसे ना कैसे मुझे इसको बेचना है जल्दी से जल्दी, मुझे स्टॉक को क्लियर करना है। क्यों? अगर उसे नहीं क्लियर किया गया ना स्टॉक को, तो आने वाले टाइम ये चीज बिकेगी नहीं मेरी, बिकेगी तो बहुत सस्ती बिकेगी ये चीज मेरी। तो वहां पर भी क्या होता है, लो सप्लाई आपका फेल हो जाता है। आप कभी मार्केट में जाकर देखें, जब सेल लगी होती है, फुटवेयर लेना या ड्रेसेस वगैरह कुछ भी लेनी है आपको, नॉर्मली क्या होता है, हम फुटवेयर लेने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर आपको 4 या 5 पीस दिखाता है, बोला इसी में से सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन सेल पे क्या होता है, कम से कम भी 100-150 पीस उसने लगा के रखे होते हैं, प्राइस कम करके भी वो इतनी ज्यादा सप्लाई आपको कर रहा है मार्केट में। क्यों? उसकी मेंटालिटी बस एक है, जल्दी से जल्दी में बेच दो इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है जी आपका, द ऑब्जेक्ट लेफ्ट व्हाइल गोइंग टू अब्रॉड। विदेश जाते समय आप कुछ वस्तुएं छोड़कर जाते हैं तो वहां पर भी लो सप्लाई आपका फेल होता है। कैसे? सपोज करो मेरी जो सेटलमेंट है वो कहाँ होगी जी, फॉरेन होगी, यूएसए जा रहा हूँ, मेरा ग्रीन कार्ड मेरा बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो वहीं रहने का विचार है जी मेरा। तो अब यहाँ पर जो मेरा ये तामझाम है, मेरा जो मकान है, जो अकेडमी है, इन सब का मैं क्या करूंगा, तो मेरी मेंटालिटी रहेगी क्या, मैं इसको सेल करके जाऊँ जी यहाँ से। अब आपको पता है कि ये मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं बड़े अच्छे से, सबको पता है इन्होंने जाना, वीजा लग गया जी इनका, वहीं सेटल होना है इन्होंने जाकर। तो लोग क्या करेंगे, उन चीजों को सस्ते से सस्ता बिकवाएंगे आपका, या खरीदेंगे भी तो क्या बोलेंगे, भाई हम तो इतना ही पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम पे नहीं कर सकते। और आपकी मजबूरी क्या है, आपके पास टाइम बहुत कम है जी वहां पर। तो आपकी सोच क्या रहेगी, मुझे तो वैसे भी फॉरेन जाना है, जितने भी मेरा ये बिकता है ना मैं इसको बेच दूं कैसे ना कैसे। तो प्राइस कम करके भी आप क्या कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे वहां पर अपनी, चाहे जितने भी बिके फटाफट से मेरा ये बिक जाना चाहिए सारा। क्यों? आपकी जो एक्साइटमेंट है ना वो सिर्फ उसी पे बेस्ड है क्या, कि आपको फॉरेन जाना है, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो सप्लाई आपका फेल हो रहा है जी आपका। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, पूर्ति एवं पूर्ति की मात्रा में अंतर, सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी। सप्लाई में जो डिफरेंस है वो कवर करना है जी आपको। क्या है, देखो जैसे आपने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को पढ़ा था, ऐसे ही मैं सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड को पढ़ना है जी। यहाँ पर क्या था समझो इसको ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सप्लाई की, तो क्या आएगा सप्लाई में, बोले जी डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर
एक सर्टेन टाइम की बात करता है आपसे, एक सर्टेन टाइम में डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर किसी भी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स मार्केट में सेल की जा रही हैं, वो पूरा कंटेंट क्या कहलाता है जी, आपका सप्लाई कहलाता है। देखो जैसे प्राइस 1 है तो आपकी सप्लाई 1 है, प्राइस 3 है तो सप्लाई 3 है, प्राइस 5 है तो सप्लाई 5 है। ये पूरा कंटेंट किसको डिनोट कर रहा है, आपकी सप्लाई को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, किसी पर्टिकुलर प्राइस को मैं टारगेट कर देता हूं, मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया किसको, प्राइस 2 को, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में सप्लाई कितनी है, 2, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है किसका, क्वांटिटी सप्लाइड का। ये पूर्ति की मात्रा है आपकी। जैसे एक और पॉइंट में टारगेट कर दूं, पर्टिकुलर मैंने प्राइस 5 को टारगेट कर दिया यहाँ पर, तो इस पे मेरी सप्लाई कितनी है मार्केट में, 5, तो ये चीज क्या कहलाएगी, मेरी क्वांटिटी सप्लाइड कहलाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस पूरी टेबल की अगर बात करता हूँ, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल की जा रही है, ये पूरा कंटेंट क्या कहलाता है जी, आपका सप्लाई कहलाता है। देखो जी आगे आपको पढ़ना है टॉपिक क्या, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। देखो पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो किस वजह से होता है, वो प्राइस की वजह से, वो कीमत की वजह से होगा जी आपका। और पूर्ति में सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आपका, वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स है, वो अन्य कारणों की वजह से है। देखो प्राइस की वजह से जो भी चेंज आता है उसे हम क्या नाम देते हैं, मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र पर संचलन का इसको नाम दिया जाता है। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से कोई भी चेंज आता है उसे नाम दिया जाता है क्या, पूर्ति वक्र का किसका, या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जिसको हम नाम देते हैं। अब जो मूवमेंट वाला पार्ट है आपका, उसको 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया जाएगा, कौन कौन सा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। और जो आपका शिफ्ट का पॉइंट है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, कौन कौन सा, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। देखो जैसे आपने डिमांड को लेकर ये पूरा का पूरा टॉपिक समझा था, उसी का बस अपोजिट करके हमको ये टॉपिक समझना है, किससे रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है, कुछ एक चेंजेस आएंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे पॉइंट हमारा पूर्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या है एक्सटेंशन में, देखो किसका मेन पार्ट है, मूवमेंट का मेन पार्ट है जी आपका, संचलन का मुख्य भाग है। अब क्या है इसके अंदर जो चेंज होगा वो प्राइस की वजह से होगा। विस्तार कब होगा, जब प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखो प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी है, 1, प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 5, सप्लाई भी इंक्रीज होकर क्या होगी जी आपकी 5। देखो प्राइस 1 था तो सप्लाई कितनी थी आपकी 1 थी, प्राइस 5 हो गया तो सप्लाई कितनी होगी जी आपकी 5 होगी। ठीक है, करना क्या है, दोनों पॉइंट्स को मिला देना जी आपको स्केल की हेल्प से। ये क्या बन जाएगा जी आपका एक्सटेंशन, एरो लगा देंगे बाहर की तरफ। दूसरा इसका अपोजिट कर दें, पूर्ति का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या बात आ जाएगी, देखो प्राइस 5 था, सप्लाई 5 थी, प्राइस कम होकर 1 हो गया, सप्लाई 1 होकर कितनी होगी 1। देखो प्राइस 5 था, सप्लाई कितनी थी जी आपकी 5, प्राइस 1 हो गया, सप्लाई कितनी होगी 1। दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना जी, मिला देना, एरो अंदर की तरफ। ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का संकुचन बन जाएगी। देखो जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि। क्या है इसके अंदर, समझो इसको ध्यान से। देखो पूर्ति में वृद्धि क्या होती है, अब यहाँ पे प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। आपका अदर फैक्टर में क्या पॉइंट समझाया था अभी मैंने आपको। देखो एक पॉइंट आपने देखा था क्या, अगर मार्केट में सेलर को उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट है क्या कि आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्ट की जो सेल है मार्केट में वो गिर सकती है, ये आउट ऑफ फैशन हो सकती है ये चीज, तो वो सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करेगा, वहां पर वो सेल लगा देगा उन चीजों की। तो होगा क्या यहाँ पर, देखो इसको ध्यान से, प्राइस 5 है, सप्लाई 5 ही है, प्राइस 5 ही रहे, प्राइस में कोई चेंज ना हो, लेकिन आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, इंक्रीज इन सप्लाई कहलाएगी। तो इसके पीछे रीजन क्या बताया अभी मैंने आपको, हो सकता है सप्लाई के माइंड में ये मेंटालिटी रही, ये सोच रहे उसकी क्या कि कैसे ना कैसे मैं इसको बेच दूं, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज मेरी आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, इसका ट्रेंड ना रहे मार्केट में, तो ये ना बिके तो मेरे को नुकसान हो सकता है। तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा इसका, प्राइस 5 है, सप्लाई कितनी है जी आपकी 5, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। देखो प्राइस 5 ही रहे, सप्लाई बढ़कर कितनी हो जाए आपकी 6 हो जाए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, डिमांड आप कैसे बनाते थे, लेफ्ट टू राइट बनाते थे, लेकिन आप सप्लाई की बात करें तो ये कैसे बनेगी, अपवर्ड बनेगी आपकी। ठीक है, ये नॉर्मल सप्लाई है आपकी, ये क्या हो जाएगा जी आपका, ये नई सप्लाई हो जाएगी, एरो बाहर की तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा पॉइंट है क्या, पूर्ति में कमी, डिक्रीज इन सप्लाई कैसे बनेगी। देखो प्राइस 5 था, सप्लाई आपकी 5 है, प्राइस सेम ही रहे लेकिन सप्लाई आपकी कम हो जाए। सप्लाई कम क्यों होगी, देखो जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो सेलर है हमारा, उसकी एक मेंटालिटी यहाँ पर क्या वर्क कर रही है, क्या कि आने वाले टाइम में मेरा ये प्रोडक्ट महंगा होगा तो मैं इसको महंगे रेट पे बेचूंगा, अभी मैं इसको नहीं बेचता। जैसे प्याज के केस में नॉर्मली होता ही है हमारे साथ, क्या जो हमारे जो बेचने वाले हैं आड़ती वगैरह है वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, सेम प्राइस पे क्या करते हैं मार्केट में उसकी सप्लाई घटा देते हैं। क्यों, उनकी सोच क्या रहती है कि आने वाले टाइम में इसको महंगा बेच के मोटा प्रॉफिट कमाएंगे। तो डायग्राम देखो कैसे वर्क करेगा, प्राइस आपका 5 है तो सप्लाई कितनी है जी आपकी 5, एक पॉइंट आ गया जी आपके पास। देखो प्राइस 5 ही रहे, सप्लाई कितनी हो जाए 4, तो सप्लाई को कितना कर देंगे यहाँ पर 4 कर देंगे। ये एक दूसरा पॉइंट मिल गया जी आपको। डायग्राम देखो कैसे वर्क करेगा जी आपका, ये नॉर्मल सप्लाई है जी, ये नई सप्लाई है जी आपकी S1, एरो अंदर की तरफ।
एक चीज ध्यान रखनी है बस आपको, क्या इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है, जब भी इंक्रीज हो रहा है कुछ भी एरो बाहर की तरफ, जब भी कोई डिक्रीज हो रहा है तो एरो अंदर की तरफ। अब इससे पहले वाला पॉइंट जो आपने देखा था थोड़ा सा उसमें और कुछ मैं ऐड करूँ यहाँ पर, क्या देखो एक्सटेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है आपका, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या इसमें चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। और दूसरी तरफ जो आपका पॉइंट है क्या इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें जो भी चेंज होगा वो किस वजह से होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से। ये पॉइंट था जी आपका। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच क्या है इस टॉपिक के अंदर, देखिए ध्यान से। जिस तरह से आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी किया था, अब उसी का अपोजिट हमें स्टडी करना है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। तो क्या है पढ़ते हैं इसको जरा ध्यान से। बोला जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस मेजर एज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या कहना चाहता है, बोला जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी वस्तु है, जो भी आपके पास कंटेंट है जी आपका, उसकी कीमत में जो भी आपका चेंज हो रहा है, जो भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसकी कीमत में, उस वजह से उस वस्तु की पूर्ति में होने वाले जो प्रतिशत परिवर्तन के जो अनुपात के माप को हम क्या नाम देते हैं जी, यहाँ पर पूर्ति की लोच का नाम दिया जाता है। तो जैसे आपने मांग की लोच में कुछ विधियां पढ़ी थी, यहाँ पर क्या है सिर्फ एक सिंगल मेथड हमें स्टडी करना है, क्या जी आपका प्रतिशत विधि, और कोई विधि हमें स्टडी नहीं करनी है जी यहाँ पर। तो क्या है इस परसेंटेज मेथड में, देखिए इस मेथड को जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कौन है, वो हमारे डॉक्टर मार्शल साहब है। तो डॉक्टर मार्शल साहब ने समझाया बड़े अच्छे से, क्या कहना चाहते हैं समझो उसको ध्यान से, समझना इसको ध्यान से। बोला पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से है। तो क्या है इसके अंदर जो भी आपका परसेंटेज चेंज है किसके अंदर, क्वांटिटी सप्लाई में, किसकी वजह से हो रहा है, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से। दोनों का जो प्रोपोर्शनेट है वो क्या बन जाएगा जी आपका परसेंटेज मेथड बन जाएगा। तो फॉर्मूला देखो कैसे लिखना है इसको, ईएस का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। पूर्ति में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है इसको डिवाइड कर देना है किससे, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से। कैसे लिखा जाएगा इसको देखो, चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय में इनिशियल सप्लाई, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय में इनिशियल प्राइस। पूर्ति में परिवर्तन उसको भाग करेंगे प्रारंभिक पूर्ति से, और जो कीमत में परिवर्तन है इसको भाग करेंगे किससे, प्रारंभिक कीमत से। प्रतिशत था तो उसके लिए दोनों के मल्टीप्लाई में क्या लगा दीजिए हमने 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा जी आपका कैंसल। देखो चेंज इन सप्लाई की बात कर रहा है आपसे, क्या पॉइंट आ जाएगा इसमें, देखो पहले भी समझी थी हमने ये चीज। देखो प्राइस किसी का है जी 10, सप्लाई थी मार्केट में उसकी कितनी 100, क्या किया जी हमने, प्राइस इंक्रीज कर दिया, प्राइस इंक्रीज कर कितना कर दिया जी हमने 12, सप्लाई कितनी होगी 120। तो हुआ क्या, प्राइस में जो चेंज आया कैसे निकालेंगे उसको, डेल्टा पी से। चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं डेल्टा, कैसे निकलेगा P1 माइनस P, और सप्लाई में जो चेंज है डेल्टा S, कैसे निकालेंगे हम S1 माइनस में S। तो देखो अब उसी को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वैल्यू को अपनी, कैसे बनेगी देखो चेंज इन सप्लाई आपका कैसे निकलेगी, नई सप्लाई में से पुरानी सप्लाई को माइनस कर दिया S1 माइनस S, और प्रारंभिक सप्लाई इनिशियल सप्लाई क्या है आपकी S। ऐसे ही प्राइस में चेंज है P1 माइनस P, इनिशियल प्राइस क्या है P। तो क्या बन जाएगा डेल्टा S बाई S, डेल्टा P बाई में P। क्या करना है, फॉर्मूले को अपोजिट करो, आपका कंटेंट बन जाएगा यहाँ पे डेल्टा S बाई S मल्टीप्लाई है P बाई में डेल्टा P, सिंपल कर देंगे P बाई S डेल्टा S बाई में डेल्टा P। ये कंटेंट था जी आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज मेथड। चलो जी आगे हैं जी हमारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच की कुछ श्रेणियां हैं आपकी, जैसे डिमांड की कुछ डिग्रीज थी जी आपकी, ऐसे सप्लाई की भी डिग्रीज है, कितनी 5 डिग्रीज है यहाँ पर भी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई पूर्णतः लोचदार पूर्ति है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई पूर्णतः बेलोचदार। यूनिटरी इलास्टिक क्या बन जाएगा जी, इकाई लोचदार पूर्ति। ग्रेटर देन यूनिटरी इकाई से अधिक, और लेस देन यूनिटरी इकाई से कम। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम स्टडी करें अपना कौन सा जी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जहां पर ES इक्वल होगी किसके जी, इन्फिनिटी के। देखो जहां पर आपने डिमांड की बात की थी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वहां पे आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी उसकी, प्राइस अगर क्या होगा जी डिक्रीज होगा तो डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या उसका अपोजिट है, प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर क्यों, देखो अब आप सप्लाई की बात कर रहे हैं मार्केट में, आप बेचने की बात कर रहे हैं, कुछ खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो क्या होगा, प्राइस कम होगा तो आपके मार्जिन कम हो जाएंगे, उसमें आप मार्केट में उन चीजों को बेचोगे नहीं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल सेट करते हैं, कैसे देखना ध्यान से। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। देखो मेरे पास एक बॉल पेन है जी, आप सबने कभी ना कभी ये पेन जरूर यूज किया होगा। ठीक है, मार्केट में 2 या 3 रुपए में ये पेन मिलता है जी हमें। ठीक है, आज भी क्या है मार्केट में 3 रुपए का ये पेन हमें मिलता है मार्केट में। अब देखो जो कंपनी इस पेन को बनाती है, ठीक है, उसके जो इसके बनाने की कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट आती है जी 2 रुपये 15 पैसे, 2 रुपीज एंड 15 पैसे। अब हो क्या रहा है, 2 रुपये 15 पैसे में कंपनी इस पेन को बना रही है। इस पेन को मार्केट में देखो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लग जाता है आने में। अगर प्राइस इसका मार्केट में 3 से कम होकर 2 रुपये हो जाए, सोचो ये पेन बनाने वाली कंपनी इस पेन को मार्केट में बेचेगी? बिल्कुल भी नहीं बेचेगी।
होगा क्या, मार्केट में इसका प्राइस डाउन होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। अगर इसका प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ये पेन जो है आपका 3 से बढ़कर कितने का हो जाए, 4 का हो जाए, तो क्या होगा, इस पेन को बनाने वाली जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इस पेन को बेचने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि उसके मार्जिन क्या हो जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। डायग्राम समझना इसका बड़े ध्यान से, कैसे बनाएंगे हम इसको। देखो ये नॉर्मल प्राइस है मार्केट में, इसी पेन की बात करूं तो कितना, ये 3 रुपए प्राइस है जी हमारा। इस पे क्या है, ये हमारी सप्लाई है जी। ये सप्लाई कितनी भी हो सकती है, हो सकता है इतनी सप्लाई हो जाए जी हमारी, हो सकता है इतनी सप्लाई हो जाए, हो सकता है इतनी सप्लाई, कितनी भी हो सकती है सप्लाई। देखो अगर प्राइस क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा प्राइस, तो सप्लाई क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी हो जाएगी। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। जो चीज है इन्फिनिटी उसको शो कैसे करूं। और प्राइस अगर कम हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो। प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी मतलब क्या होगा, वो एक्सेस के ऊपर ही आ जाएगी लाइन हमारी, तो उसको दोबारा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आपकी इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। यह जी आपका पॉइंट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, जहां पर एस इज इक्वल टू किसकी होती है जी, आपकी जीरो के इक्वल होती है जी आपकी। समझना ध्यान से इसको। एक कंडीशन है इसकी, क्या बोला जी, प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो या सप्लाई क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। कीमत बढ़ने या कीमत घटने का सप्लाई भी कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं जी आपका। कैसे, अगर आपको ध्यान हो, हमने एक एग्जांपल समझा था, ऑक्शन थिंग्स, कुछ बोली लगाई जाती है जी जो आपकी नीलामी की वस्तुएं होती हैं जो आपकी। अब क्या होता है ऐसी चीजों में, अब प्राइस बढ़ने पर भी आप उनकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। अगर आपको ध्यान हो, हमने इस पे मन्नत अपार्टमेंट और गैलेक्सी अपार्टमेंट का एग्जांपल रखा था, सलमान खान और शाहरुख खान से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या हुआ था, जैसे वो गैलेक्सी अपार्टमेंट की बोली लग चुकी थी तो शाहरुख खान साहब आए थे, मुझसे और पैसा ले लीजिए, मुझे एक ऐसा गैलेक्सी अपार्टमेंट और दे दीजिए। वो पॉसिबल ही नहीं है जना। प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई को कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, सप्लाई कॉन्स्टेंट रहेगी वहां पर आपकी। तो डायग्राम देखना कैसे सेट होगा इसका। ये नॉर्मल प्राइस है तो क्या है जी, हमारी सप्लाई इतनी है। प्राइस बढ़ गया तो भी सप्लाई इतनी है, प्राइस कम हो गया तो भी सप्लाई इतनी है। ES इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दिखा देंगे जी यहाँ पर आप। ये बन जाएगा जी आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। थर्ड क्या है जी हमारा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई लोचदार पूर्ति। ES इक्वल किसकी होगा जी आपका 1 के। क्या कंडीशन है, जितना आप प्राइस बढ़ाएंगे उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, जितना प्राइस कम होगा उतनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। जो नॉर्मल गुड्स हम यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या रहती है, हमारी जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी देखने को मिल जाती है जी हमें। ठीक है, एक एक डायग्राम देखो उसका ध्यान से कैसे सेट करेंगे। देखो ये नॉर्मल आपका प्राइस है, मार्केट में इतनी क्वांटिटी की सप्लाई है जी आपकी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वांटिटी वर्ड लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे सप्लाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई कुछ भी लिख दीजिए आप, वटेवर। तो नॉर्मल प्राइस है जी आपका, इतनी क्वांटिटी है मार्केट में आपकी। जितना प्राइस बढ़ेगा, इतना प्राइस बढ़ाया मैंने, सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा जी, आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सप्लाई भी बढ़ा देनी है जी आपको सेम प्रोपोर्शन में। सेट कर दीजिए इसको। ये क्या बन जाएगा जी आपका यूनिटरी इलास्टिक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ES इज इक्वल टू 1। क्या है जी यहाँ पर, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है आपकी, इकाई लोचदार पूर्ति है जी आपकी। देखो जी नेक्स्ट हमारा कंटेंट है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। क्या रहेगा जी इस कंटेंट के अंदर, देखिए ध्यान से। बोले जी जितना प्राइस में चेंज होगा सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज हो जाएगा जी आपका। कहने का मतलब, अगर आप प्राइस को 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या होगी, 20% इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए इस चीज को। आपने देखा होगा ये जो धान की जब फसल आती है मंडियों में, ठीक है, जो चावल है जी आपका, जब उसको अभी निकलवाते नहीं हम, जो छिलके वाला रहता है तो उसको धान कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो धान की जो फसल आती है ना, तो मार्केट में सपोज करो उसका जो प्राइस है वो कितना है जी, अभी आपका 3500 रुपये क्विंटल है जी आपका। बहुत सी वैरायटीज आती हैं इसके अंदर आपकी। ठीक है, अब बहुत से किसान ऐसे हैं जो ना धान को उसी टाइम पर मार्केट में बेचते नहीं है, मंडी में आकर उसको बेचते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ना उस धान की स्टोरेज कर लेते हैं, उसको अपने घरों में या कहीं भी गोडाउन वगैरह में वो स्टोर कर लेते हैं। क्यों, उनकी ना उम्मीद रहती है कि ये महंगा होगा। ठीक है, और सोचो हुआ क्या, मार्केट में मंडी में धान की भी सप्लाई कम थी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ा दिया। हमेशा ये देखने को मिलती है, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होता है धान का आगे जाकर, क्योंकि जितना पुराना धान होता है उतना वो अच्छा माना जाता है, उतना महंगा बिकता है मार्केट में। तो वह क्या, इसका प्राइस हो गया जी कितना, 3800 रुपये। तो यहाँ पर जितना प्राइस बढ़ेगा ना मार्केट में, उससे ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी उस चीज की। क्यों, किसानों को क्या यही चीज तो चाहिए थी, इसी इंतजार में तो वो थे कि रेट बढ़े और हम मार्केट में क्या करें, इसकी सप्लाई को बढ़ाएं जी अपनी। तो डायग्राम देखो उसका कैसे सेट होगा आपका। ये है जी नॉर्मल प्राइस आपका, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सप्लाई है जी मार्केट में। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई लिख लीजिएगा आप अपनी तरफ। ठीक है, अब हुआ क्या, जितना आपने प्राइस बढ़ाया, इतना प्राइस बढ़ा दिया जी मैंने, जितना प्राइस बढ़ाया है सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में।
क्या हुआ, ध्यान रखना इस पोर्शन को डबल करना कोई कंडीशन नहीं है, कितना भी हो सकता है, बस एक ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होती है, जितना आपने प्राइस बढ़ाया है सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, पोर्शन आपका ज्यादा होने चाहिए इसके कंपैरिजन में। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, एस एस तो क्या हो जाएगा जी, एस इज ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट है जी आपका इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति का जी आपका। देखिए अगला पॉइंट है जी हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, एस इज लेस देन 1। कैसे होगा, देखो कंडीशन क्या है इसकी, बोले जी जितना प्राइस में चेंज होगा सप्लाई में उससे कम चेंज होगा जी आपका। देखो प्राइस आपने इंक्रीज किया 10%, लेकिन सप्लाई आपकी इंक्रीज हुई है सिर्फ और सिर्फ 5%। ऐसा कहां पर होता है जी, ऐसा कहां होता है जहां पर ना ब्लैक करने की बात आ जाती है जी, जमाखोरी करने की बात आ जाती है जहां पर। कैसे, सुनना इसको ध्यान से। देखो प्याज का एग्जांपल, अभी थोड़ा ही टाइम है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप सभी ने इस एग्जांपल को अभी करंटली देखा है जी, हर साल हम देखते भी हैं इस चीज को। होता क्या है, देखो प्याज के प्राइस डे टू डे क्या होते हैं जी, इंक्रीज होते हैं। अभी देखा आपका जो प्याज था 150 रुपए किलो तक बिका है, अपने फतेहाबाद की ही बात कर रहा हूँ, कोई बाहर की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आप में से किसी ने खरीदा भी होगा उसको जाकर मंडियों में, 150 रुपए किलो तक वो प्याज चला गया जी आपका। देखो अभी मार्केट में प्याज का प्राइस है कितना, 40 रुपए किलो। अब ये प्राइस हो गया जी कितना, 45, आगे होगा 50, आगे हो गया 55। ये प्राइस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं हो रही मार्केट में। क्यों, क्योंकि जितने आड़ती हैं उनको पता है क्या आने वाले टाइम में ये चीज और महंगी होगी जाकर, और हम इसको और महंगे प्राइस के ऊपर बेचकर क्या करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो जितना प्राइस आपका बढ़ा है उतनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी जी आपकी, सप्लाई उससे कम बढ़ेगी आपकी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसकी हाफ ही दिखानी है आपको, आप कितना भी दिखा सकते हैं, बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या प्राइस में जो चेंज है ना उससे कम दिखाना है जी आपको सप्लाई के अंदर। ठीक है, देखो और रिलेशनशिप पॉजिटिव रखनी है, ये ध्यान में रखनी है आपको। ये नॉर्मल प्राइस है जी आपका, ये क्या है जी आपकी मार्केट में सप्लाई है। क्यों, जितना आपने प्राइस बढ़ाया है, प्राइस हमने बढ़ा दिया जी इतना, ठीक है, सप्लाई उससे कम बढ़ेगी जी आपकी, सप्लाई बढ़ी सिर्फ इतनी। ठीक है, ये पोर्शन ज्यादा है और ये पोर्शन क्या रहेगा हमारा, कम रहेगा। मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को, क्या बन जाएगी जी, एस एस दिखा देना इस चीज को, यस लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार पूर्ति बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये थी जी आपकी डिक्रीज। देखिए अगला कंटेंट है आपका पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो क्या है जी फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की जो प्रकृति है वो भी क्या करती है जिसकी इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करती है। कैसे, देखिए जो हमारे पे गुड्स हैं, जो कमोडिटीज है हमारे पास, उसको हमने क्या किया, टू पार्ट्स में क्या कर दिया जी, हमने बाइफरगेट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया जी हमने इसको। तो फर्स्ट है इसके अंदर क्या आपका जी पेरिशेबल गुड्स, और सेकंड क्या है जी आपका ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, ऐसी गुड्स होती है जिनको हम नाशवान कहते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जैसे आपके फल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएगा जी आपका। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपकी ड्यूरेबल गुड्स हैं, ऐसी गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी खराब नहीं होती हैं जी आपकी। जैसे हम किराने वाली शॉप की बात करें तो वहां पर जो है आपके सोप वगैरह है, शैम्पू है, सर्फ है, दालें वगैरह है, चीनी है, ये सब किस में आ जाती है, आपकी ड्यूरेबल गुड्स में आ जाती है। ठीक है, अगर ये 2 दिन नहीं भी बिकेगी, 5 दिन 1 महीना नहीं भी बिकती, तो ये खराब नहीं होती है चीज आपकी, इनको आप स्टोर कर सकते हैं थोड़ा। अब पेरिशेबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, वो आपकी इन इलास्टिक रहेगी जी आपकी। प्राइस बढ़ाकर भी सप्लाई को आप बढ़ा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जो रेडी वाला है उसने एक लिमिटेड स्टॉक ही अपने पास रखा हुआ, उससे ज्यादा वो नहीं रखा हुआ उसने। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, ड्यूरेबल गुड्स की, यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी रहती है वो कैसी रहती है जी आपकी, इलास्टिक रहती है, वो लोचदार रहती है जी आपकी। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस में कोई गड़बड़ी हो जाएगी, आपकी प्राइस डाउन हो जाएगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को बेचना पसंद नहीं करेंगे। क्यों, आपकी मेंटालिटी ये होगी हम इसको आगे जाकर बेच लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई खराब थोड़ी ना हो रही है। लेकिन पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है, आपके सामने एक मजबूरी होती है, क्या इसको अभी बेचना ही पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी रहती है, इनइलास्टिक रहती है, प्राइस बढ़ाकर सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस कम होने पर आप अपनी सप्लाई को कम कर सकते हैं मार्केट में, और प्राइस जितना ज्यादा होगा आप उतनी ज्यादा मार्केट में सप्लाई बना सकते हैं जी। ये पॉइंट है जी। देखो जो सेकंड पॉइंट है हमारा नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस, प्राकृतिक बाधाएं भी क्या आ जाती हैं जी आपकी इलास्टिसिटी के आड़े आ जाती हैं। कैसे, देखिए समझते हैं इसको ध्यान से। आपने देखा होगा जो खेतों में ना टाली का हमारा जो पेड़ होता है बड़ा महंगा बिकता है जी, हमारा फर्नीचर वाले बहुत ले जाते हैं इस चीज को। ठीक है, शीशम जिसको आप नाम देते हैं जी नॉर्मली। तो होता क्या मार्केट में, देखो मेरे खेत में कुछ टाली के पेड़ लगे हुए थे, 5 पेड़ थे जी, हमने उनको बेच दिया मार्केट में, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ जी उससे हमें। हुआ क्या जी, जिस फर्नीचर वाले को बेचे थे वो दोबारा हमारे पास आए जी, क्या बोले जी ऐसा कीजिए मुझे 5 पेड़ और चाहिए। अब 5 पेड़ और चाहिए, उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा जी 10-15 साल, क्यों अभी तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, दोबारा उगाएंगे, कब वो तैयार होंगे जाकर, कब हम आपको बेचेंगे उन चीज़ों को। तो क्या होता है, जिन चीज़ों में
एक प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वहां पर जो है आपकी जो सप्लाई रहती है वो किस तरह की रहती है, वो आपकी इनइलास्टिक रहती है जी, बेलोचदार रहती है। प्राइस बढ़ाकर भी वहां पर आपकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता जी आपका। ठीक है, ये पॉइंट है जी आपका नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस का। देखो जी, फोर्थ पॉइंट है हमारा रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। यहाँ पर जो सप्लायर है हमारा, वो जितना ज्यादा रिस्क उठाने के लिए रेडी होगा उतनी उसकी सप्लाई मार्केट में कैसी रहेगी जी, इलास्टिक रहेगी। और जितना वो रिस्क उठाने से बचेगा, कतराएगा, उसकी उसकी जो सप्लाई है वो कैसी रहेगी जी, यहाँ पर इन इलास्टिक रहेगी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं ये चीज़ आपको। देखो मार्केट में क्या होता है, हमारे इंडिया में ना बहुत ये ट्रेंड में रहती है ये चीज़, कभी ना कभी कोई ना कोई एक विशेष वर्ग जो है ना हड़ताल वगैरह कर ही रखता है, भी मुझे ये चीज़ चाहिए, डिमांडें उनकी रहती हैं। ठीक है, हड़तालों पर बैठते हैं, धरने प्रदर्शन जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो जो उनकी हड़ताल है वो थोड़ा लंबे टाइम तक चली जाती है जी, थोड़ा हिंसा भी फैल जाती है देश के अंदर। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, मैं टारगेट नहीं करूंगा किसी भी संप्रदाय को यहाँ पर, तो एक बड़ा इशू क्रिएट रहा था आरक्षण को लेके। तो उन्होंने बोला था कि हमें आरक्षण चाहिए, और अगर गवर्नमेंट हमारी डिमांडें पूरी नहीं करती है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस हड़ताल को अनिश्चित काल तक ले जाएंगे जी, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है, कितने भी टाइम रह सकती है हड़ताल हमारी। जब इस तरह का माहौल हो जाता है ना देश के अंदर, तो होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेट्रोल पंप वालों को हो जाती है। क्यों? पीछे से ना पेट्रोल की गाड़ी आनी बंद हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि जो कंपनियों के मालिक हैं वो एक ही बात बोलते हैं, क्या आपके एरिया में हालात ठीक नहीं है, बाय चांस हमारी गाड़ी को कोई नुकसान हो गया, अगर वो उस पेट्रोल की गाड़ी में आग लग गई तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे हालातों में पीछे से पेट्रोल आना बंद हो जाता है। तो उन हालातों में वो क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप वाले को, अगर आपकी जिम्मेवारी है तो हम गाड़ी भेज देते हैं, उसका जो भी नुकसान होगा आप भरपाई करेंगे उसके, अगर नुकसान हो जाता है, तो नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। तो पेट्रोल पंप वाला अगर यहाँ पे रिस्क लेने को रेडी है, तो मार्केट में वो क्या करेगा, वो बोलेगा जी कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी आने दो, को अगर कुछ 19-21 हो जाती है, कोई नुकसान होता है, तो मैं जिम्मेवार बैठा हूँ उससे, इसके लिए मैं रिस्क उठाने को रेडी हूँ जी यहाँ पर। अगर वो रिस्क उठाने को रेडी है तो मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई होगी उस चीज़ की, पेट्रोल बहुत बिकेगा मार्केट में। और अगर वो पेट्रोल पंप कंपनी वाला रिस्क उठाने को रेडी नहीं है, वो बोलते हैं जी नहीं गाड़ी नहीं भेजनी है आपको, मैं नहीं बेचूंगा, बंद कर दूंगा पंप में अपना कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे हालातों में सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, इन इलास्टिक रहेगी आपकी। ठीक है, तो अगर वो रिस्क उठाने को रेडी है तो इलास्टिक सप्लाई, और अगर रिस्क उठाने को रेडी नहीं है तो कैसी सप्लाई रहेगी, यहाँ पर आपकी इन इलास्टिक रहेगी जी आपकी। फोर्थ पॉइंट है जी हमारा नेचर ऑफ इनपुट, आगतों की प्रकृति। क्या होते हैं इनपुट्स आपके, एक सिंपल सी बात पर ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको। क्या, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जी, कोई भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हैं, उसको बनाने के लिए जो भी आपको उसके लिए इनपुट्स चाहिए, जो भी फैक्टर्स उसके लिए आपको चाहिए, जो भी कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्ट आपका बनेगा। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इसके लिए आपको। देखो आपने सुना होगा केक बनते हैं जी आजकल, जिसमें ना आपकी पिक्चर लग जाती है। देखो छोटे मोटे जो केक हैं वो तो यहाँ वाले जो हमारे बेकर्स हैं वो बना देते हैं जी, ठीक है, बहुत से बेकरी वाले हैं हमारे फतेहाबाद में जो बना देते हैं। लेकिन सोचो जो बहुत बड़ा केक बनाना है जी आपको, केक बनाना है जी आपको कम से कम भी 101 पाउंड का। ठीक है, छोटा मोटा केक नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का हमारा था प्रमुख सदस्य, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना था, तो पूरा ये केक चाहिए जी मेरे को, पूरे फतेहाबाद के लिए केक बनवाना है जी हमने। ठीक है, ग्रैंड पार्टी है जी पूरी। तो ऐसे हालातों में इतना बड़ा केक जो है यहाँ के बेकर्स नहीं बना सकते, तो होगा क्या जी यहाँ पर, अब उसके लिए जो हमें चाहिए वो कहाँ से आएगा, कारीगर स्पेशल बाहर से आएगा जी वो आपका। आप सोचो जिन चीज़ों के इनपुट्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं जी यहाँ पर, उनकी जो सप्लाई है मार्केट में वो किस तरह की रहती है, इलास्टिक रहती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके जो इनपुट्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते जी यहाँ पर, उसके लिए एक स्पेशल हमें स्टाफ चाहिए, वो बाहर से आएगा जी स्पेशल स्टाफ हमारा। बहुत प्रॉब्लम होती है इन प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। तो ऐसे हालातों में क्या रहता है, इनकी जो सप्लाई रहती है मार्केट में वो इन इलास्टिक रहती है जी, वो बेलोचदार रहती है। इलेक्शन के दिनों में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर प्रचार करवाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए जो स्पेशल वो बंदे कर सकते हैं आकर, ठीक है, तो लोग जो बड़े बड़े एरियाज है वहां पर ना उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो लोग आपके यहाँ पर आने को इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ऐसे हालातों में उनकी जो सप्लाई रहेगी मार्केट में वो कैसी रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी जी वो आपकी सप्लाई। ये पॉइंट है जी आपका। देखो जी आगे फिफ्थ पॉइंट आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जो तकनीक है आपकी वो भी क्या करती है जी, इंपैक्ट करती है किसको, प्रोडक्ट की सप्लाई को। देखो अगर जो टेक्निक है आपकी वो कैपिटल ओरिएंटेड है जी आपके, मतलब बहुत ज़्यादा मशीनी काम बहुत होता है जी उस चीज़ों में, जो आपको प्रोडक्ट को बनाने में बहुत हाई फाई टेक्निक की यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर सप्लाई कैसी रहती है जी आपकी, इन इलास्टिक रहती है। लेकिन जहाँ पर क्या है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है आपकी, लेबर ओरिएंटेड टेक्निक है आपकी, कुछ वर्कर्स मिलकर उस प्रोडक्ट को बना देते हैं, तो ऐसे हालातों में होगा क्या जी, उसकी सप्लाई मार्केट में कैसी रहेगी जी आपकी, इलास्टिक रहेगी। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ इसके लिए आपको। अब देखो कोक की बोटलिंग करनी है,
ठीक है, कोक या पेप्सी का। अब उन पे ऐसा तो नहीं है ना कि छोटी सी मशीन है, एक बोतल लगाई और भर के दे दिया फटाफट उसको, ऐसा नहीं है। वो चलेगा तो पूरा प्लांट उसका चलाना पड़ता है जी। वहाँ पर आपको प्लांट को चलाने में बहुत हैवी कॉस्ट आती है, बड़े एक्सपर्ट की देख रेख में उस प्लांट को आप बना सकते हो। और सोचो यही जो लोकल ब्रांड है हमारे लेमन जीरा, वो बंटे वाली बोतल आती है जो आपकी, उसको तो क्या है, कोई भी एक वर्कर छोटा सा उसने अपने घर पे ही उसका छोटा सा मिनी प्लांट लगाया हुआ है, वो क्या करता है, चाहे आप उससे 15 बोतलें भरवा लो, आपको भर के दे देगा उसी टाइम आपकी। ठीक है, तो जिनकी जो एक टेक्निक जो है ना आपकी, मतलब जो कैपिटल ओरिएंटेड है आपकी, बहुत हैवी ओरिएंटेड है वो टेक्निक आपकी, मतलब मशीन वगैरह का बहुत अच्छा खासा एक्सपर्ट ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, तो उनकी सप्लाई मार्केट में कैसी रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। लेकिन जिनकी सप्लाई मार्केट में कैसी, इलास्टिक के लिए क्या होना चाहिए, उनकी जो टेक्निक है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए मार्केट में आपकी। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक होगी तो उनकी सप्लाई मार्केट में कैसी रहेगी जी, इलास्टिक रहेगी आपकी। समय तत्व यहाँ पर क्या है, टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जी आपका। कौन कौन सा, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। देखो जहां वेरी शॉर्ट पीरियड की बात की जाती है, मतलब टाइम बहुत कम है जी यहाँ पर आपके पास। कैसे, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। देखो जी, आपके रिसेस में ईश भैया के पास कैंटीन में जी, ठीक है, आपने भैया को बोला, भैया ऐसे मेरा बर्थडे है आज, मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो मुझे ऐसे कीजिए, मुझे 40 पेटीज दे दीजिए। अब भैया ने बोला, या तो आप मुझे पहले बोल के जाते एक दिन, मेरे पास तो 40 पेटीज नहीं पड़ी अभी, मेरे पास तो पेटीज पड़ी है जी सिर्फ कितनी, 25। अगर आपको लेनी है तो बात करो, अदरवाइज मेरे पास इससे ज्यादा पेटीज नहीं है। तब ने बोला, भैया बना के दे दो। भैया बोले, क्या मजाक कर रहे हो, पेटीज कोई बना के दी जा सकती है, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, सिर्फ 20 मिनट की तो रिसेस है मेरे पास, आपको चाहिए तो सिर्फ 25 ही दे सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा आपको सप्लाई नहीं दे सकता। वहां पे आपने बोला, मैं आपको ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। भैया चाहे तो 10 वाली पेटीज के 20 दे जाए तो भी नहीं है पेटीज, बात ही खत्म। क्यों, सप्लाई में दे ही नहीं सकता इससे ज्यादा आपको। तो ऐसे हालातों में क्या, टाइम बहुत कम है जी आपके पास, प्राइस बढ़ाकर भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते आप। तो यहाँ पर क्या रहेगा जी, आपका जो सप्लाई रहेगी आपकी कैसे रहेगी, पूर्णतः बेलोचदार रहेगी आपकी, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई रहेगी जी यहाँ पर आपकी। ठीक है, अगला जो कंटेंट है हमारा वो क्या है जी, आपका शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इस चीज के लिए भी आपको। क्या होता है यहाँ पर, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं कहां तक, वर्तमान उत्पादन क्षमता तक, आपकी प्रेजेंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप वहां तक जाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे, समझो इसको बड़े ध्यान से। देखो मैं पर्दे बनाता हूँ जी, कर्टन का बिजनेस है जी अपना, पर्दे बनाते हैं आगे बेच देते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ऑर्डर आया, सरदार जी आए, बोले ऐसा है जी, हमें क्या चाहिए जी, 10 दिन के अंदर हमें 300 पर्दे चाहिए। ठीक है, कोठी में लगाने थे जी, तो इतने पर्दों की रिक्वायरमेंट थी उनकी। बट अभी क्या, देखो मंदे का दौर था, इतना काम हम नहीं करते नहीं थे। हम एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पर्दे बना सकते हैं, कितने, 20, इससे ज्यादा पर्दे हम नहीं बना सकते। ठीक है, वो भी अभी मंदे का दौर है, तो 20 पर्दे भी हम नहीं बनाते, हम पर्दे बनाते हैं सिर्फ कितने, 10-12, यही बिक जाए उतना ही बहुत है जी। तो यहाँ पर देखिएगा, बट हम बना कितने सकते हैं, पूरा अगर पूरी एफिशिएंसी के साथ अगर हम काम करें, एक दिन में हम 20 पर्दे बना सकते हैं, कि अभी बना रहे हैं 10-12 ही बस, क्योंकि मंदे का दौर है। ऑर्डर कितना आया, 10 दिन में 300 पर्दे देने का। हम 10 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पर्दे बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जी हम 20 ही पर्दे बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं कहां तक, अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक। तो यहाँ पर जो आपकी लोच रहेगी, जो आपकी इलास्टिसिटी रहेगी, कैसी रहेगी, वो लेस इलास्टिक रहेगी जी आपकी, कम लोचदार रहेगी जी वो आपकी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं जी, क्या है आपका लॉन्ग पीरियड के लिए। अब लॉन्ग पीरियड क्या है, यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा है जी आपके पास, टाइम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही क्या होगा, मार्केट में ऑर्डर आएगा, डिमांड आएगी, वैसे हम क्या कर देंगे, मार्केट में अपनी सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसे रहेगी जी आपकी, मोर इलास्टिक रहेगी, अधिक लोचदार रहेगी जी आपकी। ये पॉइंट था जी।